गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित पर कुछ और चर्चा करें। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज 10.1 तो हमने कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद और क्या क्या इसमें थ्योरी है जो कि डायरेक्ट आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मदद करेगी। ठीक हो गया। तो मैं क्या ले रहा हूं, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी बनता है कई बार। तो मैं स्पेस में या 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई वेक्टर ले रहा हूं। ये देखिए 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया आपका। मैं कोई 2 पॉइंट ले रहा हूं। एक पॉइंट आपका है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। एक पॉइंट आपका Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x। फिर से देखिए जरा, 2 पॉइंट्स ले रहा हूं। एक पॉइंट यहां पर ले रहा हूं P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। एक पॉइंट ले रहा हूं Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया ऐसे। ये एक वेक्टर हो गए जो P से Q की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, मुझे ये PQ वेक्टर चाहिए। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। अब PQ वेक्टर हो गया, मुझे ये चाहिए कितना होगा। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लीजिए, इस पॉइंट P का स्थिति सदिश। और आप जानते हैं जब भी स्थिति सदिश की बात होती है तो ओरिजिन से लिया जाता है। ये आप देखिए, ये OP ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, स्थिति सदिश। दूसरा, अब इसको मैं डॉट डॉट दिखा लेता हूं। देखिए ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। यदि आप इस पॉइंट का स्थिति सदिश निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, इसको आप यहां ज्वाइन करिए ऐसे। ये देख रहे हैं, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OQ। P पॉइंट का स्थिति सदिश OP, Q पॉइंट का स्थिति सदिश OQ। और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब किसी पॉइंट की पोजीशन को जो वेक्टर शो करता है उसे तो पोजीशन वेक्टर कहेंगे। मूल बिंदु के साथ किसी बिंदु की स्थिति जिस सदिश के से दिखाते हैं उसी का नाम क्या है, स्थिति सदिश। ठीक है, अब यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा कैसे, OP प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। यदि मैं OP और PQ को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, इनका रिजल्टेंट होगा कौन सा, OQ वेक्टर। ठीक हो गया। तो आप जानते हैं अंडरस्टैंड, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। अब OP वेक्टर कितना होगा, OP वेक्टर कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये तो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, इसे कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। तो सीधा सीधा हो जाता है ये x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, किसी बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, जो उसके कोऑर्डिनेट हैं उसमें i j के यूज कर लेते हैं। x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, OP पोजीशन वेक्टर। इसी रूप में पोजीशन वेक्टर OQ कैसे निकालेंगे, आप देखिए OQ पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, इसे कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, z2। ये हो जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप।
आई जे के ये यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप। और इस बात को आप जानते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1। ठीक हो गया, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। अब मैं यहां वैल्यू रखूं तो मेरे पास जो आप यदि PQ निकालना चाहेंगे यहां से, तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर हो जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। यदि मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊं, यहां ये प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, तो PQ वेक्टर आपका निकल गया OQ माइनस OP। तो PQ क्या निकला, OQ है आपके पास X2 I कैप, Y2 J कैप, Z2 K कैप माइनस OP वेक्टर है X1 I कैप, Y1 J कैप, Z1 K कैप। ये हो, ठीक है, OQ की वैल्यू ये है, OP की वैल्यू है, मैंने इसमें रख दिया। अब आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट PQ वेक्टर आपका होगा कितना, दैट इज इक्वल टू, इसको भी खोल लीजिए, X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप माइनस X1 I कैप माइनस Y1 J कैप माइनस Z1 K कैप। इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, PQ वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए X2 I कैप, X1 I कैप, तो आप लिख देंगे X2 माइनस X1 I कैप। इन दोनों में I1 कॉमन आ गया, I कॉमन आ गया, तो X2 माइनस X1। इस और इसमें क्या कॉमन आएगा, J कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा Y2 माइनस Y1 J कैप। और इसमें कॉमन क्या है, K कैप कॉमन है, तो आप K कैप कॉमन ले लीजिए, Z2 माइनस Z1 K कैप। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप समझ रहे हैं, यदि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हो, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हो, और यदि आप PQ वेक्टर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक हो, तो ये इसमें ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे आपको दिए होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे आपको दिए होंगे, और आपको इस वेक्टर को पूछा जाएगा कि ये वेक्टर कितना है, इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला है अभी, तो इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ कर लेता हूं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, तो थ्योरी आप जरूर समझें, उससे आपको न्यूमेरिकल करने में एकदम मदद मिल जाती है, फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाता है। तो चलिए अब मैं आता हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए है डियर स्टूडेंट, कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी आपको दिया हुआ है, दिस इज 2 आई कैप
-7j कैप -3k कैप। सी वेक्टर आपके पास हैं 1/√3i कैप, ठीक है, 1/√3j कैप -1/√3k कैप। ठीक हो गया, ये दो वेक्टर हैं। आपको क्या चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, इनका परिमाण चाहिए। मतलब इस वेक्टर का यदि मैं परिमाण निकालना चाहूंगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऐसे लिखेंगे, ये एक फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, और इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है कि कितने हैं ये। ठीक है, तो आपके पास वेक्टर ए कितना है डियर स्टूडेंट? सिंपल सा तरीका है इसका, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। यदि आप इसको, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, वेक्टर ए का परिमाण लिख दीजिए, ए का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो दिस इज इक्वल टू, दिस विल बी डिनोटेड बाय लाइक दिस। ये ए का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ ए को कैसे दिखाएंगे? ऐसे, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, आई का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है, आई का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ है नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 स्क्वायर, प्लस के का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3। आया समझ में? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। ठीक है, बी वेक्टर आपका क्या है? बी वेक्टर इज 2i -7j कैप -3k कैप, ये है। ठीक है, बी का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? आई का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट -7 है तो -7 का स्क्वायर, प्लस के का कोएफिशिएंट -3 है तो -3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? आई का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट -7 है तो -7 का स्क्वायर, प्लस के का कोएफिशिएंट -3 है तो -3 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? इसको देखिए आप, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस -7 का स्क्वायर प्लस ये आएगा, ठीक है, 49 प्लस -3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, कितना हो जाएगा डिस्टेंस के? ये आ जाएगा 62। ठीक हो गया, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 62 आ गया। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 62 आ गया। ठीक हो गया, अब आपको चाहिए सी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सी वेक्टर मेरे पास यहाँ पर है ही है, सी वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आप लिख दीजिए, अब इसी से अपने आप पता चल रहा है कि वेक्टर सी है। अब मुझे सभी सी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे कह रहा हूं कि सी वेक्टर आपका ये है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ, थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिए, ठीक है, शुरुआत है ना, शुरुआत में आपको लैंग्वेज भी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया, सी का वेक्टर सी का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, ठीक है, कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट 1/√3 का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट 1/√3 का स्क्वायर,
के कैप का कोफिशिएंट -1/√3 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, √1/√3 का स्क्वायर होगा 1/3 स्क्वायर हो जाएगा 1/√3 इंटू 1/√3, ठीक है। 1/√3 इंटू 1/√3 कितना हुआ, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 और √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा 3, 1/3। यहां से भी 1/3 आएगा, ठीक है। और नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव आएगा, ये भी 1/3 आएगा। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मीन्स 3/3 मतलब 1, तो ये हो जाएगा √1, ठीक है। और √1 कितना हो गया 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, ठीक है। इसका जो परिमाण था इसको लिख रहा था हूं मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो आपका कितना हो गया डियर स्टूडेंट 1 आ गया, ठीक हो रहा समझ में। तो इस रूप में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको तैयार करना है। 1 मार्क्स से बड़ा काम बनता है आगे। जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं, 6 आपके MCQ आते हैं और 4 मार्क्स से आपके 1 तो 6 हो गया और 4 हो गया, 10 मार्क्स के शुरू में 1 मार्क्स के क्वेश्चन और आसान रहते हैं, तो स्टूडेंट को इसे कंप्लीट 100% होना चाहिए, ठीक हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने फायदेमंद हो जाएंगे, सरल भी होते हैं और 10 मार्क्स के भी हैं। तो 10 में से आप यदि 10 कर दिया आपने, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और बहुत अधिक कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी होती है। MCQ में तो सीधे आपने आंसर ही लिखना है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला है कि बी वाला है कि सी वाला है कि डी वाला है। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन देने की आवश्यकता नहीं, 1 लाइन 2 लाइन में ही उसका आंसर होता है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर स्टूडेंट, आपको बोला गया है समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब देखो समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश, ठीक है, ठीक है। ये तो है 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक हो गया। 2 वेक्टर ऐसे लिखने जिनका तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो परंतु हो अलग अलग, वेक्टर सेम नहीं है, केवल उनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये आपने पढ़ा है कि 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन आर सेम। 2 सदिश समान होते हैं जब उनके परिमाण तथा दिशाएं समान है। तो यहां पर केवल एक चीज दे रखा, सेम मैग्नीट्यूड, समान परिमाण, इसका मतलब जब वो विभिन्न सदिश, इसका मतलब दिशाएं अलग अलग हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे वेक्टर कितने होंगे, ऐसे वेक्टर होंगे आपके अनंत, इनफाइनाइट। ऐसे वेक्टर्स की संख्या इनफाइनाइट होगी, परंतु आपको कह रहे हैं ऐसे 2 वेक्टर लिखिए। अब आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए। इनफाइनाइट है तो कोई 2 लिख लीजिए उनमें से, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मैंने फॉर एग्जांपल लिखा i कैप 2j कैप माइनस k, एक वेक्टर आपका ये है। दूसरा वेक्टर यदि मैं लिख दूं
2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इन दो वेक्टर को देखिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट 1 1 स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 5 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक हो गया। बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4 आ जाएगा, 1 5 और 1 6, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो गया। तो यहां पर आपको क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये बात तो मैंने दिखा दी कि सेम मैग्नीट्यूड है, समान परिमाण है, पर क्या ये अलग अलग हैं क्या। अब टू वेक्टर्स, जैसे ये दो वेक्टर लिखे गए हैं ना, मैं आपसे कहूं, माना आपको कहा गया कि a1 एक वेक्टर है, या a एक वेक्टर है, वो है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और दूसरा वेक्टर b है a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, वेक्टर a विल बी इक्वल टू वेक्टर a, वेक्टर b if a1 is equal to a2, b1 is equal to b2 और c1 is equal to c2। ये दो वेक्टर सेम कब होंगे, जब इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम है, a1 a2 के बराबर है, b1 b2 के बराबर है, c1 c2 के बराबर है। आया समझ में। संगत घटक एक्स एक्सिस में कंपोनेंट, यदि आप वेक्टर कंपोनेंट देखेंगे तो a1i कहेंगे, स्केलर देखेंगे तो a1, तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट a1, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट a2 बराबर होने चाहिए। y एक्सिस में कंपोनेंट b1, y एक्सिस में कंपोनेंट b2 बराबर होने चाहिए। z एक्सिस में कंपोनेंट c1, z एक्सिस में कंपोनेंट c2 सेम होने चाहिए। मतलब उनके सेम का मतलब हुआ कि उनके साइन भी सेम होंगे। अब यहां आप देखिए, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट 1 है और एक्स एक्सिस में कंपोनेंट 2 है, तो 1 कभी भी 2 के इक्वल हुआ नहीं होता। ठीक है, तो यही पर पता हो गया कि डिफरेंट वेक्टर हैं, इनके मैग्नीट्यूड सेम है पर वेक्टर डिफरेंट हो गए, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट संगत घटक समान नहीं है। ये +2 है, ये -1 है, समान नहीं है। ये -1 है, ये +1 है, समान नहीं है। तो आप लिख देंगे मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। तो केवल एग्जाम्पल पूछा हुआ था कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखे, तो बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लिख दीजिए ये मैंने दिखा भी दिया, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका ये है। ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, परंतु ये समान नहीं है, ये सेम नहीं है, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है। यदि ऐसा डेफिनेशन भी पूछेगा, ऐसी एक्सप्लेनेशन पूछेगा, तो आप लिख देंगे कि यहां पर एक्स एक्सिस में ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, 1 है, इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या है, 2 है। इसका एक्स अक्ष के अनुदिश जो घटक है वो 1 है, और इसका क्या है, 2 है। तो 1 कभी 2 के बराबर नहीं होता, इसलिए ये वेक्टर सेम नहीं है। तो केवल आपको एग्जाम्पल पूछ रहा था, ये एग्जाम्पल आपने लिख दिया, दिस इज इनफ। और कुछ और करना चाहते तो कैलकुलेशन आप ही कर सकते हैं, परंतु ये दो वेक्टर अपने आप ही कह रहे हैं आपसे कि ये कैसे वेक्टर हैं, डिफरेंट वेक्टर हैं। मैग्नीट्यूड सेम है पर वेक्टर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इतना ही पर्याप्त है। आपने एग्जाम्पल दे दिया दिस और दिस, ये न भी करें तो चल जाएगा। ठीक है भाई, आपसे पूछा गया समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्यों समान है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, या क्यों समान नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। आपने दो ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, परंतु अपने आप पता लग रहा है कि डिफरेंट है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं। यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यदि उससे ज्यादा मार्क्स का है तब आप लिख लीजिए एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट 1 है, इसका 2 है, तो 1 कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता, इसलिए वेक्टर आपके इक्वल नहीं। ठीक हो गया।
तो इस रूप में इसका आंसर देना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं स्टूडेंट, आप देखिए। और वैसे ऐसे वेक्टर कितने होंगे? इनफाइनाइट। आप अपने मन से भी बनाइए, केवल जो एग्जांपल मैंने दिया उसी को न लिख करके बजाय आप अपने मन से और कई एग्जांपल लिख सकते हैं, जिससे आपकी बढ़ेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक हो गया? अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश। ठीक है? क्वेश्चन आपका राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। टू डिफरेंट वेक्टर्स having same direction। बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब डायरेक्शन सेम का मतलब क्या हुआ? दिशा एक, परंतु वेक्टर क्या है? विभिन्न है। तो इनकी संख्या भी होती है अनंत। ऐसे आप इनफाइनाइट वेक्टर लिख सकते हैं। संख्या क्या है? अनंत है। पर हमें एग्जाम्पल देना है, कोई एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो आप पहले इसको देखिए, समान दिशा। अब इसको देखिए, बड़े ध्यान दीजिए। ये ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ये दोनों पैरेलल हैं। वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी पैरेलल है, आप कह सकते हैं कोलोनियर है। ठीक है? ये समांतर सदिश हैं। दिशा एक हुई कि नहीं हुई? एक ही डायरेक्शन है कि नहीं है? पर मैग्नीट्यूड अलग है कि नहीं है? इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो ये समान नहीं हुए। पर एग्जैक्ट क्या देंगे? देखिए, मैं लिख लेता हूं, ए वेक्टर इज आई प्लस, मैंने लिखा 2j माइनस के। ठीक हो? बी वेक्टर लिखा मैंने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2i प्लस 4j माइनस 2। इस वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया 2i, 2 से मल्टीप्लाई किया 4j, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 के। तो यहां पर आप लिख सकते हैं वेक्टर b इज 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। वेक्टर b वेक्टर a का 2 टाइम है, इसका मतलब ये पैरेलल है। ठीक है? अब आप देखिए, मैं यहां पर आपको ये दिखा देता हूं कि ये वेक्टर डायरेक्शन तो सेम है, परंतु समान दिशा तो है, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे का कुछ गुना है। ये भी पैरेलल होने के बातें हैं। डायरेक्शन एक ही हो तो एक वेक्टर दूसरे का कुछ टाइम है, कुछ गुना है, दुगुना है, तिगुना है, चौगुना है, 5 गुना। ठीक है? तो बी और ए समान दिशा तो हो गई, परंतु विभिन्न हैं, डिफरेंट है। कैसे? आप मैग्नीट्यूड ए का निकालिए, कितना हुआ? 1 का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर, कितना हुआ? 4, 5 और 6। ये वेक्टर बी देखिए कितना हो गया? वेक्टर बी, आई का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट -2 का स्क्वायर, कितना हुआ डियर स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ ये 16, ये 420 और ये 420। ठीक हो गया? तो 24 हो गए। तो यहां से आपको क्या मिला?
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के बराबर नहीं है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर नहीं है। देखिए मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया, इसका मतलब ए और बी समान नहीं है, समान नहीं है या अलग अलग सदिश हैं, ए और बी समान सदिश नहीं है। वेक्टर ए एंड बी आर नॉट इक्वल, ये वेक्टर आपके इक्वल नहीं है, समान नहीं है। वेक्टर ए और बी आपके समान नहीं है। एक बात तो ये हो गया, मतलब सीधी सीधी बात है कि विभिन्न होंगे। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड ही समान नहीं है तो वेक्टर समान हो ही नहीं सकते, तो ये तो निकल गए विभिन्न सदिश। अब दिशा समान, अब दिशा समान के लिए क्या होना चाहिए, इस बात को आप देखिए, इस बात को समझिए आप। ठीक हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है अंडरस्टैंड, समझे ध्यान से। दो वेक्टर मेरे पास है, यदि मैं एक वेक्टर लिखूंगा a1i b1j प्लस c1k, दूसरा वेक्टर b लिखा मैंने a2i प्लस b2j प्लस c2k, इनकी समान दिशा होगी, समान दिशा, सेम डायरेक्शन। कब कब होगी, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c। टू वेक्टर की डायरेक्शन सेम कब होगी, इसके एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और इसके एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का रेशियो, इसके वाई एक्सिस का कंपोनेंट और वाई एक्सिस के कंपोनेंट का रेशियो, इसका जेड एक्सिस का कंपोनेंट और जेड एक्सिस का कंपोनेंट का रेशियो सेम हो। एक्स अक्ष की दिशा में घटक दोनों के उनका अनुपात, वाई अक्ष की दिशा में जो घटक हैं उनके अनुपात वाई एक्सिस के, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो उनके घटक हैं उनका अनुपात सेम हो, तो आपके सदिश समान दिशा वाले होते हैं। अब इनको देखो, इनके देखो, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट 1, एक्स एक्सिस में इसका 2, 1/2 इज इक्वल टू, देखिए एक्स एक्सिस में कंपोनेंट 2 है, वाई एक्सिस में कंपोनेंट 2 है, वाई एक्सिस में कंपोनेंट 4 है, इज इक्वल टू जेड एक्सिस में कंपोनेंट -1 है और जेड एक्सिस में कंपोनेंट -2 है। इसको देखिए 1/2, इसको आप काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और माइनस माइनस का प्लस, ये भी 1/2 हो गया ना, सेम रेशियो। प्रोपोर्शनल हो गए कि नहीं हो गए, समान अनुपात आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों समान दिशा वाले हैं पर सदिश समान नहीं है, विभिन्न सदिश है। क्यों, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया। तो ऐसे आप जितना चाहो उतने एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए इतनी एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। या माना 2 मार्क्स का दे दिया, फिर आप लिखिए, तब आप मैग्नीट्यूड भी निकाले, ये भी करिए। यदि 1 मार्क्स का तो इतना ही बहुत है, आपने एग्जाम्पल दे दिए 2। ठीक होगी। अब तरीका कैसा है, समान डायरेक्शन वाले वेक्टर लिखने हैं तो कोई भी वेक्टर लिख लीजिए। माना आपने कहा 2i प्लस 3j प्लस 4k, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका बिल्कुल उसकी दिशा समान होगी। 3 से मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्शन सेम होगी। 4 से मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्शन सेम होगी। इसके समान दिशा में, कहने का मतलब समांतर, इसी के समान दिशा में सदिश कैसे निकलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 3 से कर लीजिए, या 4 से कर लीजिए, या 5 से, जो चाहो उससे कर लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर आया, तो ये दोनों समान दिशा होगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3i प्लस 6j माइनस 3k, ये भी इसके समांतर होगा। अब आप समझ गए। ठीक है, तो ऐसे आप चाहो तो इनफाइनाइट एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पर लिखना जरूरी, इतने से ही काम नहीं चलेगा। संख्या तो ठीक है इनफाइनाइट होगी, पर एग्जाम्पल जरूर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।